Okay, see, every time we talk about I have invested here and I have invested there in equity shares, in FDs, in debentures, company talking about company invested in another company. And also we have been seen from we started accountancy subject, we write in the asset side of the balance sheet investment accounting head as an investment account. Yes, same. This investment account is same, but we didn't know how to investment accounting is prepared. So in TY, we will learn how to investment account will prepare as per accounting standard 13. मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay, thank you. Okay, definition of investments. According to accounting standard 13, investments are assets held for earning income by way of dividend, interest, and rentals for capital appreciations or other benefits of the investing enterprise. See, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है? डेफिनेशन क्या कह रही है अपन को? इन्वेस्टमेंट्स आर असेट्स हेल्ड फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड. यानी इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है? आपको अगर डिविडेंड चाहिए तो, इंटरेस्ट अगर चाहिए तो, या फिर अगर एक कैपिटल हो आपने रेंट में दिया हो उसका अगर कुछ रेंट चाहिए आपको, तो इन्वेस्टमेंट किया जाता है. और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो उसका एप्रिसिएशन होना जरूरी है, यानी उसका बेनिफिट मिलना जरूरी है एंटरप्राइज के लिए. तो इसलिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है. तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, इन्वेस्टमेंट्स आर असेट्स हेल्ड फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड rentals for capital appreciations or other benefits to the investing enterprise. यानी कहां पे इन्वेस्ट हो सकता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, शेयर्स, डिपॉजिट्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सेट्रा. यानी ये सब इन्वेस्टमेंट के सब आपको इंस्ट्रूमेंट्स है, यानी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है. अभी इन्वेस्टमेंट के कई टाइप्स है, यानी कौन कौन से टाइप्स है इन्वेस्टमेंट के वो देख लेते हैं. इन्वेस्टमेंट दो बेसिस पे डिवाइड हो जाता है. पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग. इसमें जो भी आप इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहे हो उसका जो पीरियड है, कितने पीरियड तक आप इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है. यानी उसके भी दो टाइप्स है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म उसका कुछ बेनिफिट लेना चाहते हो, दैट इज द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. एंड सेकेंड इज करंट इन्वेस्टमेंट, यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. यानी आपको ये ज्यादा देर तक रखने की जरूरत नहीं. इन्वेस्टमेंट आप सोल्ड कर देते हो मार्केट में, ये ट्रेडेबल होता है. नेक्स्ट बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिटर्न. यानी आपका जैसा पीरियड ऑफ होल्डिंग बेसिस है, आप कितने पीरियड तक रखना चाहते हो इन्वेस्टमेंट, उसके टाइप जो है दो, वैसे ही ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न, यानी आपको रिटर्न कितना चाहिए, रिटर्न कब चाहिए, ये जो बेसिस है उसमें भी दो टाइप्स है. वेरिएबल अर्निंग सिक्योरिटीज, यानी वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज, जिसका जो भी इनकम है वो वेरिएबल होता है. यानी इस साल आपको 10% से इंटरेस्ट मिलेगा, 10% से अर्निंग मिलेगा, तो नेक्स्ट ईयर आपको 12% से मिलेगा.
यानी उसका वेरिएबल है, ये फिक्स नहीं है। और सेकंड इज फिक्स्ड अर्निंग सिक्योरिटीज, यानी इसका इनकम अर्निंग फिक्स होता है, यानी आपको मालूम होता है जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तब आपको मालूम होता है ये फिक्स्ड अर्निंग सिक्योरिटीज है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसे कहा जाता है? इट इज एन इन्वेस्टमेंट अदर देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जो शॉर्ट टर्म नहीं है वो सब इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है। द सिक्योरिटीज एज held as long-term investment, they appear at cost in the balance sheet on the accounting date. और current investment देखिए, it is an investment readily realizable and is intended to be held for not more than 1 year. यानी आपका जो करंट इन्वेस्टमेंट होता है 1 ईयर से ज्यादा आप होल्ड नहीं करते हो। अगर यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में उन्होंने क्या बोला है, इट इज एन इन्वेस्टमेंट अदर देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आपका यानी करंट इन्वेस्टमेंट आपका 1 ईयर तक ही आप होल्ड करते हो, तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अबाउ 1 ईयर, यानी 1 ईयर से ज्यादा आप होल्ड करते हो, इसलिए उसको लॉन्ग टर्म कहते हैं। और करंट इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? 1 ईयर के जो भी नीचे इन्वेस्टमेंट आप होल्ड कर रहे हो वो सब आपके करंट इन्वेस्टमेंट है। और ये इन्वेस्टमेंट आप वैल्यूड एट कॉस्ट कर सकते हो और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, यानी जो करंट इन्वेस्टमेंट होते हैं उसका जो वैल्यूएशन होता है वो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू जो भी रहेगी उसका जो भी कम वैल्यू रहेगा वो आपको डिसाइड करना है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। The loss on revaluation of investment is charged to profit and loss account, यानी जो भी आपका करंट इन्वेस्टमेंट का जो भी सेल रहेगा वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी प्रॉफिट और लॉस रहेगा उस अकाउंट को आपको चार्ज करना ही पड़ेगा, इसलिए उसको करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है वेरिएबल अर्निंग सिक्योरिटीज। अभी देखिए वेरिएबल अर्निंग सिक्योरिटीज यानी आप जो भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हो अगर वो वेरिएबल है इनकम, यानी इनकम आपका फिक्स नहीं है, हर साल आपको जो इनकम मिलने वाला है वो वेरिएबल है, तो इसको बोलेंगे आप वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज। इट रेफर्स टू सिक्योरिटीज ऑन विच रिटर्न्स वेरीज फ्रॉम पीरियड टू पीरियड ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी उसका इनकम आपका अलग अलग हो सकता है, अलग अलग साल अलग अलग हो सकता है। ज्यादातर इसका यानी इसका जो इंस्ट्रूमेंट है, इसका जो इन्वेस्टमेंट है किसमें किया जाता है और किसका ज्यादा वराइज होता है? इक्विटी शेयर्स का। इक्विटी शेयर्स में जो भी डिविडेंड मिलता है आपको इनकम एज ए इनकम, अगर आपने इक्विटी शेयर्स इन्वेस्ट किया, इक्विटी शेयर्स किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो आपको डिविडेंड मिलता है, पर डिविडेंड फिक्स नहीं होता, डिविडेंड हर साल चेंज होते रहता है, यानी डिविडेंड कभी मिलता भी है या नहीं, अगर कंपनी को लॉस हो गया तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये वराइज है, इसलिए इक्विटी शेयर्स इसका एक उदाहरण है। नेक्स्ट है फिक्स्ड अर्निंग सिक्योरिटीज, यानी इसका जो इनकम है फिक्स है, आपको मालूम होता है जब भी आप इन्वेस्ट करने जाते हो तो आपको मालूम होता है कि यहाँ पे आपको इतना इनकम मिलने वाला है हर साल, ये होता है फिक्स इनकम सिक्योरिटीज। इट रेफर्स टू द सिक्योरिटीज ऑन विच द रेट ऑफ रिटर्न इज फिक्स और कांस्टेंट, यानी आपका रेट ऑफ रिटर्न जो भी मिलने वाला है वो फिक्स रहेगा और कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है पहले से इतना मिलने वाला है मेरे को। तो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉल दिस कैटेगरी, यानी डिबेंचर में अगर आपने इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, जब भी आप डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हो तब आपको पहले ही पता चलता है कि मेरा कितना परसेंट का इन्वेस्टमेंट है ये, यानी डिबेंचर कितने परसेंट का है? 10% का, समझो 10% का, यानी 10% में मेरे को ईयरली इंटरेस्ट मिलने ही वाला है एट एनी कॉस्ट, तो इसलिए इसको बोलते हैं फिक्स्ड अर्निंग सिक्योरिटीज। तो इसका जो इंटरेस्ट पेबल है वो आपको फिक्स रेट में मिलेगा ऑन सर्टन डेट्स, उसकी डेट फिक्स रहती है, उस डेट को आपको मिलने वाला है, बट एक्रूज रेगुलरली, यानी आपको अगर साल में एक बार आपको जो भी ड्यू डेट है उस ड्यू डेट को अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, पर उसके पहले जो आपके 12 मंथ रहते हैं, 12 मंथ में आपको हर मंथ आपका इंटरेस्ट एक्रूज होते जाता है, एक्रूज होते जाता है, यानी जमा होते जाता है। वो एक्रूज क्या है इंटरेस्ट का? वो
नेक्स्ट अपन देखेंगे। अभी जो भी अपन देखेंगे, पहले फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज के बारे में देखेंगे। यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग रहेगा वो फिक्स इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज का कैसा प्रिपेयर किया जाता है, वो यहाँ पे अपन प्रोसीजर देखने वाले हैं। अभी एक एग्जांपल लीजिए। अभी जैसे फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में अपन ने डेफिनेशन में देखा कि वहां पे एक्रूज एक वर्ड आया था, एक्रूज इंटरेस्ट, यानी जमा होने वाला इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखिए सैलरी के बारे में एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। सैलरी आपको कब पेबल होती है, यानी जो भी आपका ड्यू डेट है, जो भी आपको डेट दिया है कंपनी ने, उस डेट को आपको सैलरी मिलने वाली है। पर सैलरी आपको कौन सी मिलती है, आपने अगर 1 अप्रैल 2017, यहाँ पे जो उदाहरण है वो देखिए, 1 अप्रैल 2017 टू 30 अप्रैल 2017 आपने अगर काम किया तो आपको यहाँ पे सैलरी आपकी जमा हो रही है। सैलरी बिकम्स एक्रूड, जमा हो रही है, यानी 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल आप काम कर रहे हो, उस टाइम जमा हो रही है। पर आपको ड्यू कब है, 7 मई 2017, यानी सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन 7 मई 2017, यानी आपका जो सैलरी मिलने वाला है उसका डेट है 7 मई 2017, यानी उसका एक्रू जो है पीरियड वो कौन सा है, 1 अप्रैल 2017 टू 30 अप्रैल 2017। बट सैलरी ड्यू कब हो रही है, 7 मई 2017, यानी अभी आपको पता चल गया होगा कि एक्रू मतलब क्या है। एक्रू मतलब आपका जो भी इंटरेस्ट, आपकी सैलरी, ये पूरे महीने का एक्रू हो रहा है, पर आपको मिल कब रहा है, ऑन ड्यू डेट, दैट इज द 7 मई 2017। ये है कंसेप्ट एक्रू और ड्यू की। एक्रू जो जमा होने वाली है, ड्यू जो कंपनी डिसाइड करेगी ड्यू डेट, उस ड्यू डेट को मिलने वाला है। जस्ट अ मिनट, एडमिट कर रहा हूं, कई लोग आ रहे हैं। ओके, यहां पे एक नोट डाउन कीजिए। अकाउंटिंग इज डन on the basis of accrual, but payment is done on the basis of due concept। यानी अकाउंटिंग जो आप करते हो ये एक्रूअल बेसिस पे होता है, पर जब पेमेंट करने जाते हो आप, तब वो होता है ड्यू कंसेप्ट पे। यानी आपका अकाउंटिंग क्या हो रहा है, सैलरी जो है वो सैलरी आपकी एक्रूड हो रही है, वो अकाउंटिंग मेथड में आप दिखा रहे हो, पर ड्यू कंसेप्ट किसके बेसिस पे, यानी पेमेंट कौन से बेसिस पे किया जाता है, ड्यू, यानी जो भी ड्यू डेट है उस ड्यू डेट को आपको पेमेंट होने वाला है। अकाउंटिंग ॲक्रुअल बेसिसवर होतं, पण तुमचं जे काही पेमेंट आहे ते मात्र ड्यू कन्सेप्टवर होतं। म्हणजेच अभी यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, 1 अप्रैल 2017 टू 30 अप्रैल 2017 जो आपका सैलरी है वो सैलरी एक्रूड है, यानी उस महीने में जो काम किया आपने वो एक्रूड जमा हो चुका है, पर मिल कब रहा है, नेक्स्ट मंथ में 7 तारीख को मिल रहा है, यानी वो ड्यू कब है, 7 तारीख में। यानी एक्रूअल कंसेप्ट क्या है, एक्रूअल इज यू वर्क अप टू दैट फुल मंथ 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल, बट कंपनी पेड ऑन 7 मई 2017, यानी ड्यू है 7 मई 2017। ओके, अभी यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, एक एबीसी लिमिटेड ने 10% डिवेंचर इशूड किया 1 जनवरी 2018 को 5 लाख रुपए, और मिस्टर ए जो इन्वेस्टर है वो मिस्टर ए ने परचेस किया वो डिवेंचर एबीसी से, पर उसकी जो ड्यू डेट है इंटरेस्ट की, यानी जो 10% डिवेंचर से यानी 10% जो इंटरेस्ट है
वो ए को कब मिलने वाला है? 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर, 6 मंथली मिलने वाला है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट देखिए कैसी है। एबीसी लिमिटेड ने इशू किया है डिबेंचर, तो यहाँ पे दो बैलेंस शीट आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट है बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड, उसकी जो बैलेंस शीट है उसके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में एबीसी लिमिटेड नोट डाउन करेगी, यानी 10% डिबेंचर्स ₹5 लाख, ये लायबिलिटी साइड में एबीसी के दिखेगा, यानी इन्होंने इशू किया है, इसका मतलब ये लायबल है कि जिसने भी इन्वेस्ट किया है उनके कंपनी में उसको पेड करना। यानी आपने एसवाईबीकॉम में देखा होगा कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यानी आगे जाके 10 साल बाद 15 साल बाद आपको रिडीम करना है, तो लायबिलिटी है कंपनी की, तो इसलिए वो लायबिलिटी साइड है। पर इन्वेस्टर ए के बारे में अगर सोचा जाए तो इन्वेस्टर ए का वो इन्वेस्टमेंट है, इसलिए वो असेट साइड आएगा, यानी इन्वेस्टर ये अपने बैलेंस शीट के असेट साइड में नोट डाउन करेगा। क्यों? क्योंकि वही इन्वेस्टमेंट है जो उसका असेट है, उसके ऊपर 10% उसको डिबेंचर इंटरेस्ट मिलने वाला है 5 लाख के ऊपर, इसलिए उसका वो असेट है। क्योंकि मेन बेसिक रीजन क्या है इन्वेस्टमेंट का? अर्निंग इनकम, यानी आपका अगर कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं हो रहा है, कैपिटल में कोई बढ़ावा नहीं हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा कोई? इसलिए असेट में आपने इन्वेस्ट किया है, क्यों? क्योंकि कैपिटल में एप्रिसिएशन करने के लिए। इसलिए यहाँ पे दोनों भी आप बैलेंस शीट देखिए। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि ए बोलता है मेरे को पैसा चाहिए, 1 जनवरी 2018 को एबीसी लिमिटेड ने इशू किया उसको, पर इन्वेस्टर ए बोल रहा है कि मेरे को बीच में पैसा गया है, समझो ये 10 साल बाद वो रिडीम कर रहे हैं एबीसी लिमिटेड, पर वो बोल रहा है कि 5 साल में ही बोल रहा है कि मेरे को पैसा चाहिए, ए बोल रहा है एबीसी लिमिटेड को। बट यहाँ पे एबीसी लिमिटेड बोलता है तूने जो इन्वेस्ट किया है 5 लाख रुपए, हमने जाके एक प्रोजेक्ट में डाले हैं, हमारा एक प्रोजेक्ट था इसलिए तो हमने इशू किया डिवेंचर, तो प्रोजेक्ट है 15 साल का 10 साल का, तो इसलिए वो प्रोजेक्ट का जब भी पैसा आएगा, प्रोजेक्ट से जब भी हमारे को फायदा होगा तभी तेरे को देने वाले, नहीं तो सेकेंड थिंग जब ड्यू डेट है, आपको रिडम्पशन की ड्यू डेट है तभी दिया जाएगा, तब तक हम नहीं दे सकते। तो ए के लिए दूसरा एक ऑप्शन है कि ये यहां से पैसा नहीं मांग सकता एबीसी से, अगर ड्यू डेट नहीं आती है तो मार्केट में एक दूसरा भी वे है, दैट इज द सेकेंडरी मार्केट, यानी ओपन मार्केट में ये ए जो है ये इन्वेस्टमेंट सेल कर सकता है, यानी इन्वेस्टमेंट अगर उसने सेल किया तो उसको पैसा मिलेगा। तो इसलिए ये एक सिस्टम है मार्केट में। तो अभी यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, ये गया मार्केट में, ये को सेल करना है इन्वेस्टमेंट सेकेंडरी मार्केट में, उसने पहले परचेस कब किया था, यानी बैलेंस था उसके पास, वो कितने तारीख को था? 1 जनवरी 2018, ये बैलेंस था ए के पास, 1 जनवरी 2018 को डिबेंचर्स थे। उसने आगे जाके 1 मार्च 2018 को उसने समझो सोल्ड किया, किसको सोल्ड किया? बी को। कहां पे? सेकेंडरी मार्केट में। कब? 1 मार्च 2018। यहां पे एक प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि यहाँ पे 1 जनवरी 2018 टू 1 मार्च 2018 यहां तक के पीरियड का जब भी ए बी को सेल करता है तब बोलता है कि मेरा जो इंटरेस्ट है 1 जनवरी लेके 1 मार्च तक मेरा इंटरेस्ट ड्यू है, यानी एक्रूड है, यानी ये जो एक्रूड इंटरेस्ट है उसका 1 जनवरी टू 1 मार्च 2018, तो वो बोलेगा बी से कि मेरे को ये इंटरेस्ट चाहिए, क्योंकि आगे जाके ए एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट फ्रॉम पीरियड 1 जनवरी 2018 टू 28 फेब 2018, क्योंकि 1 मार्च यानी नेक्स्ट डे, ये 28 फेब के बाद नेक्स्ट डे में उसका सेल हो रहा है बी को, पर ए इज एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट कब तक? 1 जनवरी, यानी बैलेंस जो था उसका 1 जनवरी परचेस किया था उस तारीख से लेके 1 मार्च 2018 तक
ए को इंटरेस्ट मिलना चाहिए, पर ए ने सेल किया यहाँ पे। और पहला अपन ने देखा है कंसेप्ट ऑफ ड्यू और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कब मिलता है? ऑन ड्यू डेट, नॉट ऑन एक्रू डेट। ड्यू डेट में मिलता है। अगर आपका हर महीने का एक्रू हो रहा है, जमा हो रहा है, फिर भी कंपनी ने कब बोला है ड्यू डेट, तभी मिलने वाला है आपको। तो कंपनी का ड्यू डेट वहां पे जो प्रॉब्लम में अपन ने देखा 30 जून को था, पहला 6 मंथली मिलने वाला इंटरेस्ट। तो 30 जून को ड्यू डेट है इंटरेस्ट पेबल की। तो 30 जून को किसको मिलने वाला है? जो भी होल्डर है, इन्वेस्टमेंट का होल्डर, यानी इन्वेस्टमेंट जिसके पास है उसको ही मिलेगा। अभी देखिए यहाँ पे 1 जनवरी 2018 को परचेस किया था ए ने, और 1 मार्च 2018 को ए ने सेल किया। किसको? बी को। पर ड्यू डेट कब आ रही है? 30 जून। यानी इसका मतलब क्या है? उसके पहले सेल हुआ है। तो अभी किसके पास है इन्वेस्टमेंट? बी के पास। तो किसको मिलेगा अभी ड्यू डेट में? बी को। यानी एबीसी लिमिटेड पेड इंटरेस्ट ऑन 30 जून 2018 फॉर द पीरियड ऑफ, कब तक का पीरियड? 1 जनवरी से लेके 30 जून, 6 मंथली पीरियड का इंटरेस्ट एबीसी लिमिटेड पे करने वाली है ड्यू डेट को। पर किसको मिलने वाला है? होल्डर ऑफ द इन्वेस्टमेंट, बी को। इसलिए ए बोल रहा था कि मेरे को 1 जनवरी से लेके 1 मार्च तक मेरे को इंटरेस्ट चाहिए, क्योंकि आगे जाके तेरे को 30 जून को इंटरेस्ट एबीसी लिमिटेड पेड करने ही वाला है। तो मेरा जो है इंटरेस्ट 1 जनवरी 2018 टू 28 फेब 2018 तब तक का मेरे को चाहिए। ये यहाँ पे इशू क्रिएट होता है। इसलिए जब भी परचेस होता है, परचेस में बी को इंक्लूड करके देना चाहिए ए के लिए इंटरेस्ट, क्योंकि उसको 30 जून को मिलने वाला है बी को। क्योंकि फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इंटरेस्ट विल पे टू दी होल्डर ऑफ द इन्वेस्टमेंट। उसके बाद में 31 दिसंबर में आपका दूसरा इन्वेस्टमेंट का डेट आ जाएगा, ड्यू डेट, दैट इज 31 दिसंबर 2018। उस डेट को भी बी को ही मिलने वाला है। यहाँ पे एक याद रखिए, नोट डाउन कीजिए, कंपनी विल पे इंटरेस्ट फॉर दी फ्रॉम ड्यू डेट टू ड्यू डेट। यानी कंपनी जब भी इंटरेस्ट पे करती है तो ड्यू डेट टू ड्यू डेट करती है। यानी पहला ड्यू डेट था 30 जून और दूसरा ड्यू डेट है 31 दिसंबर। उसके बीच में कभी भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिल सकता और उसके पीछे भी नहीं मिल सकता। 30 जून और 31 दिसंबर, ये 2 डेट फिक्स किए कंपनी ने, तो उसी डेट को आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो इसलिए कंपनी विल पे इंटरेस्ट फ्रॉम ड्यू डेट टू ड्यू डेट। और सेकेंड नोट डाउन कीजिए, इट विल पे होल्डर ऑफ द इन्वेस्टमेंट। यानी जिसके पास ये इन्वेस्टमेंट रहेंगे, जिसके पास कोई इन्वेस्टमेंट है उस डेट को, यानी 30 जून और 31 दिसंबर को, उसको ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए 1 मार्च को तो सेल किया ये ने, तो बी के पास ही है इन्वेस्टमेंट, तो बी को इंटरेस्ट मिलेगा। इट विल पे होल्डर ऑफ द इंटरेस्ट, होल्डर ऑफ द इन्वेस्टमेंट, यानी डिबेंचर जिसके पास है उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसा कंसेप्ट है ड्यू और इंटरेस्ट का। यानी जब भी परचेस होता है तो परचेस कॉस्ट में आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। अभी देखिए जर्नल एंट्री, यानी जब भी परचेस होता है इन्वेस्टमेंट, तब जर्नल एंट्री देखिए कैसी होती है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट यानी इन्वेस्टमेंट ले रहे हो तो इन्वेस्टमेंट असेट है, तो ये डेबिट आएगा। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में एक्स इंटरेस्ट और कॉस्ट है। एक्स इंटरेस्ट मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, ओनली इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उसको बोलते हैं एक्स इंटरेस्ट। वो अपन आगे जाके देखेंगे एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, ये कंसेप्ट क्या है। नेक्स्ट देखिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, एक्रूड इंटरेस्ट, जो प्रीवियस आपका एग्जांपल था उसमें देखा आपने, ए ने 1 जनवरी टू 1 मार्च उसने सेल किया, तो 1 जनवरी टू 1 मार्च को
जो भी इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है वो इंटरेस्ट उसको मिलने वाला है। इसलिए जब भी परचेस करोगे आप, तब आपको वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आगे वाले सेलर को। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट यहाँ पे आएगा एक्रूड। जो पहले आपने एग्जाम्पल देखा कि 1 जनवरी टू 1 मार्च जो इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा सेलर को। और नेक्स्ट, टू कैश ऑब्लिक बैंक, कम इंटरेस्ट मतलब एक्स इंटरेस्ट प्लस एक्रूड इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट कम्युलेटिव इंटरेस्ट मींस एक्स इंटरेस्ट प्राइस जो भी कॉस्ट थी इन्वेस्टमेंट की प्लस एक्रूड इंटरेस्ट, ये दोनों मिला के आपको पेड करना है। अगर आप परचेस कर रहे हो तो ये दोनों मिला के देना पड़ेगा आपको। यानी समझो यहाँ पे पहले जो अपना एग्जांपल था ए और बी का, तो बी को अगर परचेस करना है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, ये उसकी एंट्री होने वाली है बी के बुक में। और यहाँ पे सेल की एंट्री देखिए ए के बुक में क्या होगी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट कम इंटरेस्ट मींस इसमें इंटरेस्ट ऐड होने वाला है, यानी यही अमाउंट है वो, यही कैश ऑब्लिक बैंक जो है यही अमाउंट यहाँ पे आएगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। यानी ए एंट्री करेगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ये कॉस्ट यहाँ पे जो दिख रही है आपको इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट, एक्स इंटरेस्ट उसमें इंटरेस्ट नहीं है, टू इंटरेस्ट ये एक्रूड इंटरेस्ट जो परचेस में है, यानी इसकी रिवर्स एंट्री सेल में है, परचेस की रिवर्स एंट्री सेल। यानी ये होगा बी का बुक और ये होगा ए का बुक, यानी ये दोनों एंट्री आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट कम इंटरेस्ट प्राइस टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एक्स इंटरेस्ट प्राइस यानी कॉस्ट टू इंटरेस्ट अकाउंट दैट इज एक्रूड इंटरेस्ट जो 1 जनवरी टू 1 मार्च तक जो था प्रीवियस एग्जांपल में वो इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, व्हाट इज कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट? कम इंटरेस्ट मींस, कम मींस विथ, यानी उसमें इंक्लूड है। कम इंटरेस्ट मींस कम्युलेटिव ऑफ इंटरेस्ट और इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो भी आपकी कॉस्ट रहेगी इन्वेस्टमेंट की अगर उसमें इंटरेस्ट ऐड है तो उसको बोलते हैं कम इंटरेस्ट प्राइस। नेक्स्ट देखिए एक्स इंटरेस्ट। व्हाट इज एक्स इंटरेस्ट? एक्स इंटरेस्ट इज विदाउट, यानी एक्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट नहीं होता। एक्स इंटरेस्ट मींस एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, यानी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ कॉस्ट दिखेगी इन्वेस्टमेंट की। ऐसे दो कंसेप्ट है, कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट। अभी यहां पे देखिए एक कम इंटरेस्ट कोटेशन कैसे आप नोट डाउन करते हो। कम इंटरेस्ट में देखिए कम इंटरेस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एक्रूड इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट प्राइस कैसी रहेगी? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगा उसमें और एक्रूड इंटरेस्ट रहेगा, और ये आपको सेलर को पे करना है, अमाउंट पेबल टू सेलर। कम इंटरेस्ट प्राइस, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस एक्रूड इंटरेस्ट, ये अमाउंट आपको सेलर को पेड करना है। यानी कम इंटरेस्ट प्राइस कवर cost of the investment and interest accrued up to the date of purchase. Up to the date of purchase means previous एग्जाम्पल में 1 जनवरी टू 1 मार्च, यानी 1 मार्च तक जो इंटरेस्ट है यानी अप टू द डेट ऑफ परचेस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, अप टू द डेट ऑफ परचेस। कम इंटरेस्ट प्राइस कवर्स कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट accrued up to the date of purchase, ये दोनों मिला के बनती है कम इंटरेस्ट प्राइस। अभी देखिए एक्स इंटरेस्ट प्राइस, एक्स इंटरेस्ट प्राइस कैसी बनेगी? एक्स इंटरेस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी जो भी कॉस्ट रहेगी इन्वेस्टमेंट की मतलब एक्स इंटरेस्ट प्राइस, इसमें एक्रूड इंटरेस्ट नहीं रहता है, जो भी कॉस्ट है सिर्फ इन्वेस्टमेंट की वही कॉस्ट वहां पे आने वाली है। यहाँ पे देखिए एक्रूड इंटरेस्ट
और ये जो अमाउंट है आपको सेलर को पेड करना है, यानी उसमें इंटरेस्ट डालना होगा आपको। कम इंटरेस्ट प्राइस में इंटरेस्ट था पहले से, पर एक्स इंटरेस्ट प्राइस में आपको इंटरेस्ट ऐड करना होगा, तभी जाके अमाउंट पेबल टू सेलर। ओके, X interest price covers only the cost of the investment and the buyer is liable to pay additional amount as interest accrued, यानी उसको एडिशनल अमाउंट पेड करना जरूरी है उसमें कॉस्ट में, इंटरेस्ट एक्रूड अप टू द डेट ऑफ परचेज। ये दोनों वर्ड सेम है, यानी कम इंटरेस्ट में भी अप टू द डेट ऑफ परचेज, यहाँ पे भी अप टू द डेट ऑफ परचेज, ये दोनों सेम है। पर यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, आपको एडिशनल अमाउंट पेड करना पड़ेगा। और यहाँ पे कम इंटरेस्ट में देखिए उसमें इंक्लूड रहेगा, इसलिए उसको बोलते हैं कम इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं एक्स इंटरेस्ट।